अस्सलाम वालेकुम। आज वीडियो जो सी है वो सिर्फ कमेंट्स का जवाब देने के लिए बनाई गई है और इसके बारे में सोच सोच के मैंने बहुत अरसा वेट किया। मुझे आज ख्याल आया तो मैंने सोचा आज गाड़ी से निकलने से पहले मैं वीडियो इंशाल्लाह बना लेता हूँ। अच्छा, इस वीडियो का पैटर्न बड़ा सिंपल होगा। आप जो कमेंट्स मेरी वीडियोस के नीचे करते हैं, मैं कोशिश करूँगा जब भी मुझे वक्त मिले उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स का जवाब दे सकूँ, क्योंकि टाइप करने में प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। तो मैंने सोचा इसको मैं वीडियोस के ज़रिए ही जवाब देने की कोशिश करूँगा। जैसे रिसेंटली बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं, जिसमें से एक जोन सा है मैसेज वो नूर एकेडमी की तरफ से गालबन है। मेरा ख्याल है मैं आइंदा से फिर नाम शायद ना लूँ तो बेहतर है। तो इसके अंदर ये उन्होंने लिखा है कि उनका HbA1c 6 है, यानी कि शुगर की स्टेज के अंदर दाखिल हो रहा है। साथ H pylori पॉजिटिव है, यानी मैदे के ज़ख़म भी हुआ है। ज़ख़म कहना तो मुश्किल है, लेकिन अंदर एक इन्फेक्शन है और मैं उसकी मेडिसिन ले रहा हूँ। काफ़ी कमज़ोरी महसूस हो रही है और इसकी वजह से ऊपर ने मैदा का के बारे में चुरा दिया है कि बिल्कुल अब मेरा मैदा H pylori की वजह से काम नहीं कर रहा और 5-6 घंटे शुगर मेरी 70 से 100 के बीच में रहती है, लेकिन कमज़ोरी होना शुरू हो गई है। अच्छा, इसके अंदर ये है कि यकीनन ये इनिशियल शुगर वाला मामला है जिसको हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं, और इसके अंदर इस स्टेज पे सबसे बेहतरीन इलाज जो सा है वो एक्सरसाइज है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और मीठा ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, आप जो रेगुलर आटे की रोटी है उसकी जगह मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर गंदम की जगह दूसरी कुछ चीज़ें डाली जाती हैं जिसकी वजह से उसके अंदर से ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है, यानी उसके अंदर से शुगर जो बढ़ेगी उसकी मिकदार बहुत कम हो जाएगी। तो सेम रोटी खाने से अगर रेगुलर आटे से खाएंगे तो हो सकता है आपकी शुगर 200-250 तक चले जाए, लेकिन मल्टी ग्रेन आटे से खाने से वो तकरीबन आपकी 150 से 100 के दरमियान 200 के दरमियान रह सकती है, या हो सकता है इससे भी कम। डिपेंड करता है कि किस स्टेज के इंसान वो ले रहा है। किस्सा मुख्तसर कि इस स्टेज के अंदर H pylori का इलाज जौन सा है उसके लिए वो किस तरीके से टेस्ट किया गया वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो स्टूल के अंदर चेक किया जाता है, नहीं पखाने के अंदर वो मैदे के ज़ख़म का टेस्ट किया जाता है और फिर उसकी एंटीबायोटिक हैं जो अमूमी तौर पे 3 दवाइयों का कम्बिनेशन दिया जाता है, 2 हफ्ते तक दिया जाता है और उसके नतीजे में मैदा भी ठीक हो जाता है। तो शुगर की दवाई अगर आपको तजवीज़ हो चुकी है तो कुछ हर्ज नहीं है लेने में, लेकिन अगर स्टेज आपकी बिल्कुल इनिशियल है और 6 HbA1c है तो मैं हर एक को ये दरख्वास्त करता हूँ कि रोज़ाना 30 से 35 मिनट एक्सरसाइज करें। मीठे का ख़ास तौर पे वो मीठा जो हमने बनाया हुआ है चीनी से, रिफाइंड शुगर से, उसे ख़त्म कर दें और जो अल्लाह ने बनाए हुए फ्रूट हैं उनको फिर भी चखा जा सकता है, कोई अर्ज़ नहीं, लेकिन ज़्यादती उसमें भी नहीं करनी और एक्सरसाइज करनी है 35 मिनट। इंशाअल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। दूसरा, और बहुत सारे हैं। आप सबके फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। कुछ लोग बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे पसंद नहीं करते कंटेंट। तो अल्लाह करे कि कोई ऐसी चीज़ मैं बना सकूं जो उन लोगों को भी पसंद आए, लेकिन मैं अच्छे या बुरे कमेंट्स की वजह से अपना काम जो उनसा है वो नहीं रोकता। हाँ, आपके कमेंट्स की रोशनी में मैं कोशिश करता हूँ कि जो आपकी ज़रूरत है उसकी वीडियोज़ बना सकूँ। ओके, एक मैसेज ये आया हुआ है कि मैं मेडिसिन खा रही हूँ लेकिन फंगल इन्फेक्शन की मुझे ब्लड मुझे ब्लड आ रहा है यूरिन में। अच्छा, इससे मैं अंदाज़ा ये लगा रहा हूँ कि उनको पेशाब में इन्फेक्शन है और वो फंगल बताया गया है और उसके साथ पेशाब में खून आ रहा है। अच्छा, ये सिचुएशन जो उनसी अमूमी तौर पे तब होती है जब आपको शुगर का मसला हो या आपकी इम्यूनिटी कम हो, क़ुव्वत मदाफ़ियत कम हो। तो अगर आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत कम है तो उसके लिए अपने मालिज से रब्ता कीजिए, शुगर को कंट्रोल अच्छा कीजिए और अल्ट्रासाउंड एक ज़रूर करवाएं जिसको हम पोस्ट मिक्चुरेशन रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। इसको उर्दू में मुझे इसका कोई नाम नहीं आता, इसलिए मैंने मुश्किल नाम लिया। इसका मतलब ये है कि अल्ट्रासाउंड ऐसा करवाना है जिसमें यूरिन करने से पहले भी और यूरिन करने के बाद भी अल्ट्रासाउंड हो, और वो लेके आप अपने डॉक्टर साहब के पास जाना है और एक फंगल की दवाई होती है वो आप इस्तेमाल करेंगे 2 से 3 हफ्ते तक। बाज़ का 6 हफ्ते भी इस्तेमाल करनी पड़ सकती है, तो उससे चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन अगर आपका मसाना क्लियर नहीं हुआ तो उस सूरत हाल के अंदर ये फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा। अल्लाह ताला आपको शिफा दे। ओके, इन्होंने एक और
मैसेज आया हुआ है कि जनाब जब किसी और के जाने की तरह ऑलराइट, वो मैसेज जो उनसे उन्होंने मैंने आइंस्टाइन पे वीडियो बनाई थी उसके ऊपर किया हुआ है। ऑलराइट, ठीक हो गया जनाब। एक मेडिकल एस्पिरेंट है, उन्होंने मैसेज किया है, मुझे काफ़ी देर से ये प्रॉब्लम चल रही है, गर्दन में खिंचाव के बारे में बड़ी रहता है और गर्दन में खिंचाव ये स्टडीज़ की वजह से हो सकता है और गुस्सा भी ज़्यादा आता है। तो सवाल ये है कि क्या जो गर्दन में खिंचाव है ये स्टडीज़ की वजह से ज़्यादा हो सकता है? कोई स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये सवाल किया है। और स्टडीज़ की वजह से ये ऐसे हो सकता है कि अगर आपका पोस्चर ठीक नहीं है, जैसे मैं इस टाइम फुल टेक लगा के बैठा हूँ और मेरी गर्दन अमूमी तौर पे सीधी रहती है तो चांसेस नहीं है कि इसकी वजह से हो, लेकिन मैं आगे अगर झुका के बैठा रहूँगा तो उसके नतीजे के अंदर आपको गर्दन में खिंचाव का प्रॉब्लम डेफिनेटली हो सकता है, उससे आप इज्तनाब करें, दैट्स नॉट गुड। और दूसरे नंबर पे ये कि ज़्यादा पढ़ाई बजाते खुद गर्दन में दर्द तो नहीं पैदा कर सकती, लेकिन बाज़ बच्चे या बच्चियां ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है पढ़ाई की, और उस पढ़ाई की ज़्यादा टेंशन के नतीजे के अंदर उनको बार बार गर्दन में दर्द और जिस्म में खिंचाव होती है। एक तो ये कि स्ट्रेस रिलीविंग थेरेपी जिसमें मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज का जिक्र करता हूँ वो करनी होती है, और एक दफ़ा अपने दिमाग की रीट्यूनिंग करनी होती है, सोचना होता है कि क्या होगा। और इसके लिए बेहतरीन फार्मूला ये है कि सबसे बुरी चीज़ सोच लें, अजीब सी बात लगेगी, और सोच लें कि ये अगर हो भी गया तो मैं ज़िंदा रहूँगा, अगर ज़िंदा रह सकता हूँ दैन इट्स ओके। दुनिया में अगर ये एक दफ़ा ये सोच लिया जाए तो फिर आप खौफ से बाहर आके अपना काम कर ही रख सकते हैं, और कम से कम खौफ आपके काम में हाइल नहीं होता। ओके, पेशाब में खून आने की वीडियो के ऊपर किसी ने लिखा हुआ है कि मुझे तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है और 1 मिनट में यूरिन आ रहा है और मैं वेट नहीं कर पा रहा। जी हाँ, अनफॉर्चुनेटली फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अल्लाह आपको शिफा दे। ये सिचुएशन इस वजह से हुई कि मसाना जो उनसा है उसकी सोजिश हो गई है और उसके अंदर इन्फेक्शन जो उनसा है वो दीवारों के अंदर घुस गया है और वो बार बार अब कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। जो ही इन्फेक्शन अंदर जाता है तो हमें दिमाग को ऐसा सिग्नल जाना शुरू हो जाता है कि जैसे हमें यूरिन आया हुआ। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर बार बार यूरिन जाने की ज़रूरत महसूस करती है, आपको इन्फेक्शन की दवाई की ज़रूरत है और एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। कल्चर भी आपका जाएगा, प्रोस्टेट अगर मेल या फीमेल ये तो मैं अंदाज़ा नहीं लगा सका, लेकिन अगर मेल फीमेल दोनों सूरतों में अल्ट्रासाउंड होगा पेशाब करने से पहले और पेशाब करने के फ़ौरन बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड होगा, और शुगर भी चेक होनी चाहिए। इन चीज़ों के नतीजे में जब एक दफ़ा क्लियर हो जाता है कि आपके मसाने में इन्फेक्शन है, गदूद में या मसाने की दीवार में, उसके लिहाज से इलाज थोड़ा सा फ़र्क होता जाता। ओके, दूसरा जनाब, ठीक है, यूरिन का टेस्ट कौन सा है? ये पेशाब रुक रुक के आता है कि उसके बारे में कौन सा टेस्ट करवाएं? तो अगर पेशाब रुक रुक के आ रहा हो तो उसके अंदर यूरिन जो सा है उसका सिंपल सबसे कंप्लीट यूरिन कंप्लीट टेस्ट कहते हैं, वो करवाना चाहिए। अगर उसमें पस सेल्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि पेशाब में इन्फेक्शन है और ये भी ख़राबी का बाइस बन सकता है और इसी की वजह से हो सकता है आपका पेशाब रुक रुक के आ रहा हो। लेकिन मैं जैसे अल्ट्रासाउंड और प्रोस्टेट वगैरह की बात कर चुका हूँ, ये गालबन एक मेल है जिन्होंने मैसेज किया है, तो इनके लिए ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ओके, कौन से हॉस्पिटल में बैठते हैं? ये एक मैसेज आया हुआ है, मेरा ख्याल है कि वो तो मैसेज नंबर वगैरह है, अगर कोई उस पर बात करना चाहे। मेरे सामने प्रेशर फील हो रहा है, वो सामने किसी को छाती पे प्रेशर फील हो रहा है तो वो पूछ रहे हैं कि उसकी क्या वजह हो सकती है। अगर किसी को छाती में यहाँ पे प्रेशर फील हो रहा होता है तो ये अमूमी तौर पे दिल की वजह से हो सकता है। दिल का अटैक खुदा न खास्ता भी हो सकता है, और डायबिटीज़ के मरीज़ों के अंदर बाज़ का दिल में दर्द प्रॉपर नहीं होती, सिर्फ प्रेशर से फीलिंग आती है, अनकंफर्टेबल होता है। बाज़ का तो प्रेशर भी फीलिंग नहीं आती, सिर्फ उल्टी आती है। तो बग़ैर दर्द के हार्ट अटैक शुगर के मर्ज़ में हो सकता है अगर काफ़ी अरसे से शुगर है। इस सूरत में अगर सीने पे बोझ लगे और आपका खाने पीने से ताल्लुक़ हो
और आप फ़र्ज़ करें कि मैदे का कोई सिरप लेते हैं और वो दर्द गायब हो जाता है, तो फिर गालिब इम्कान ये है कि वो मैदे का ही था, दिल का नहीं था। लेकिन अगर ये सीने में दर्द है और वो आपके बाएं बाजू में जाती है, और तो इसका मतलब है कि ये दिल का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस सूरत हाल के अंदर आपको कार्डियोलॉजिस्ट से एक दफ़ा मशवरा करना चाहिए। ओके जनाब, किसी ने जनाब थैंक्स फॉर शेयरिंग द यूज़फुल टिप। जनाब आपका शुक्रिया आप वीडियोस देखने का, और खुशी इस बात की है कि ये किसी के काम आ सकती हैं। अल्लाह करे किसी के काम आते रहें। फिर एक किडनी ट्रांसप्लांट पे वीडियो है, उसके बारे में किसी ने पूछा हुआ है कि ए पॉजिटिव किडनी वो सेल करना चाहते हैं। देखें, ऐसा कोई भी काम मैं, मेरी टीम या कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता। पाकिस्तान में किडनी सेल करना इलीगल है, और ऐसी किसी एक्टिविटी में शामिल होना भी इलीगल है। तो आई वुड इनकरेज कि सिर्फ जो लाइव रिलेटेड डोनर्स हैं वो ही किडनी ट्रांसप्लांट के लिए रब्ता करें। ऐसा कोई इलीगल एक्टिविटी अगर आप उसके लिए रिक्वेस्ट भी करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली मैं उसमें कोई हेल्प नहीं कर सकूँगा। ओके जी, दूसरा कुछ लोगों ने थैंक यू के कहे हैं जनाब, आपका शुक्रिया। रज़ा फ़खर ने थैंक यू का, आपका शुक्रिया। सबा सफदर, उनका मैसेज आया है कि काइंडली मेक वीडियो ऑन क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन वर्कअप एंड लेटेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस। ओके, थैंक यू। ये आइडिया भी मैं कोशिश करता हूँ नोट कर लूँ। इस टाइम मेरी टीम तो मेरे पास नहीं है, बट मैं इंशाल्लाह जब उनसे मिलूँगा मैं नोट डाउन करवा दूँगा, और कोशिश करूँगा कि अगली दफ़ा ये वीडियो बन जाए अगर मुझे वक्त मिले। दूसरा एक मैसेज है कि हाउ आई कॉन्टैक्ट विद डॉक्टर साहब। वो मैंने जैसे अर्ज़ किया, वो नंबर ऊपर मौजूद है और वो मैनेजर ही कोऑर्डिनेट करना। ऑलराइट, कुछ लोगों ने इस चीज़ पे तनकीद की है कि जनाब आप एक वीडियो पे एक टॉपिक पे कई वीडियोस बनाते हैं। मेरा ये ख्याल था कि शायद मैं उसकी वजह और उसकी ट्रीटमेंट इसको अलग-अलग करके बयान करूं। तो मेरा अभी भी ख्याल है कि शायद बहुत लंबी वीडियोस मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन आपकी तनकीद जो उनसे मैं उसे कंस्ट्रक्टिवली लूँगा। दो कि कई लोग बहुत सख्त ज़बान भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, डॉक्टर साहिब, एक मैसेज है कि मेरे भाई जो उनसे हैं वो डायबिटिक हैं और हाइपरटेंसिव हैं। ही वाज सेइंग, यानी उन्हें शुगर ब्लड प्रेशर है, दैट द अर्थ इज़ मूविंग एंड ही वाज सिटिंग इन द अर्थ। अच्छा, उनको ये लग रहा था कि जैसे ज़मीन घूम रही है, लेकिन असल में ज़मीन घूम नहीं रही थी। असल इसका मतलब है कि उनको चक्कर आ रहे थे। इसकी वजूहत कई हो सकती हैं शुगर ब्लड प्रेशर के मर्ज़ को। एक ये कि उनका बीपी बहुत ज़्यादा था, या बीपी की दवाइयाँ ज़्यादा लेने से उनका बीपी कम हो गया। दूसरे नंबर पे ये कि उनको शुगर जो सी है वो बहुत लो हो गई। हाई शुगर में पॉसिबिलिटी है, लेकिन लो शुगर के चांसेस ज़्यादा हैं अगर चक्कर आ रहे थे। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि उनको कान के अंदर कोई ख़राबी थी, वायरल इन्फेक्शन था और उसमें कान में ख़राबी हुई, तो बैलेंस का ऑर्गन डिस्टर्ब हो गया और उसके नतीजे के अंदर उनको चक्कर आ रहे हैं। इन तीनों का इलाज मुख्तलिफ तरीके से किया जाएगा। आखिरी जो कान वाला मामला है उसकी एक सिंपल दवाई होती है, सुबह शाम लेने से चक्कर बेहतर हो जाते हैं। ओके जनाब, एक मैसेज ये आया हुआ कि 3-4 पस सेल्स टेस्ट में आ रहे हैं, जलन बहुत ज़्यादा है, तो इस बारे में मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं। देखिए, 3-4 पस सेल्स का मतलब है कि यूरिन के अंदर तो कोई सिग्निफिकेंट इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन अगर ये जैसे एक मेल मैसेज लगता है, तो उस सूरत हाल के अंदर आपके प्रोस्टेट के अंदर ज़रूर हो सकता है। प्रोस्टेट के इन्फेक्शन मर्दों में, यंग लोगों में भी होता है। उसका बाज़ का यूरिन में पसल्स नहीं आते, कल्चर भी कई दफ़ा नेगेटिव आता है, उसका तरीका इलाज डिफरेंट है। उसमें पेशाब बार बार करना पड़ता है, रुक रुक के भी आता है, बाज़ का लगता है कंप्लीट नहीं हो रहा, रातों को भी उठना पड़ता है, और अज़दवाजी ताल्लुकात में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें एंटीबायोटिक इस तरह मैं एम्पिरिकली रिकमेंड नहीं करूँगा। आप अपने मॉलिज से दिखाएं और फिर इसका इलाज करवाएं। फिर एक मैसेज आया हुआ है कि मुझे ज़रूर जवाब दें। पस सेल्स 4 से 8 हैं और खून के खुलिये 2 से 8 आ रहे हैं यूरिन में, और एपिथेलियल सेल्स भी हैं। इसका क्या मतलब है? और मेरी स्टोन सर्जरी हुई है 1 मंथ पहले और यूरिन में बहुत बर्निंग होती है। अच्छा, इसके अंदर ये है कि जो
आपको 1 महीने पहले सर्जरी हुई है, उसके बाद यूरिन में आरबीसीज़ कई दफ़ा कुछ अर्सा तक आते रहते हैं, क्योंकि सर्जरी के दौरान बाज़ का दीवारों पे ख़राश लगती है, स्टोन को रिमूव किया जाता है, उससे दीवारों पे ख़राश आती है, तो मुमकिन तौर पे ये उसका असर हो। लेकिन आपको अभी अगर फ़र्ज़ करें मसाने में बार बार यूरिन और जलन हो रही है, तो आपको एक दोबारा अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है और कल्चर की भी। और बाज़ का तो होता है कि इरिटेशन की वजह से मसाना ओवर एक्टिव हो चुका होता है और अभी थोड़ा सा यूरिन इकट्ठा होता है, तो वो आपको एहसास पैदा करता है। अगर ऐसी सूरत हाल है, तो उस सूरत हाल के अंदर आपने कोशिश ये करनी है कि आप एक दवाई होती है, उसका नाम मैं इस तरह बता के गलत तरीक़ाकार से नहीं चलना चाहूँगा, अपने मौलिद से रब्ता करेंगे तो ये वो दवाई भी आपको तजवीज़ कर देगा। बाज़ का क्रैनबेरी जूस भी जौन सा है वो भी इसमें काम आता है। एक सिंपल सिस्टेलगोन की गोली होती है, वो 3 दिन ली जा सकती है। एंटीबायोटिक मैं कोई ज़िक्र नहीं कर रहा, क्योंकि उसका डिसीजन आपके नेफ्रोलॉजिस्ट या आपके यूरोलॉजिस्ट विच एवर इज़ द केस उससे मिल के होना चाहिए। लेकिन 4-8 पास सेल्स पे मैं एंटीबायोटिक से ज़्यादा समझता हूँ कि कुछ और प्रॉब्लम है। हो सकता है कि कोई रेत के टुकड़े जो टूट के स्टोन नीचे आया हो, वो मसाने में पड़े हों। फिर एक इंफॉर्मेशन उन्होंने लिखा है कि इंफॉर्मेटिव मुझे ऑनेस्टली यू हैव रिलीज्ड मैनी पीपल फ्रॉम द एंजाइटी एंड आई हैव रिसर्च अ लॉट अबाउट ईजीएफआर, बट उसमें उन्होंने ईजीएफआर के बारे में लिखा है कि बहुत सारे लोग ईजीएफआर से परेशान होते हैं। ईजीएफआर क्या चीज़ है? जीएफआर ये हर क्रेटिनिन की रिपोर्ट के नीचे लिखी जाती है, और ई का मतलब है एस्टिमेटेड, इलेक्ट्रॉनिक, ये एस्टिमेटेड है, यानी ये टेस्ट नहीं है, ये कंप्यूटराइज एक कैलकुलेटेड वैल्यू है। ये साया है क्रेटिनिन का, और बजाते खुद कोई टेस्ट नहीं है। क्रेटिनिन ऊपर जाएगा, जीएफआर की वैल्यू नीचे जाती है, और अगर क्रेटिनिन जौन सा है वो नीचे की तरफ आता है, तो जीएफआर नॉर्मल लेवल की तरफ आना शुरू हो जाती है। तो इसकी वैल्यू जौन सी है, उसकी बुनियाद पे हम सीकेडी यानी गुर्दे की ख़राबी की स्टेजेस को कैलकुलेट ज़रूर करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये ओवर एम्फेसाइज हो चुकी है, और इसकी वजह से लोग परेशान ज़्यादा होते हैं, और इसका समझने की हद तक लोगों को उतना फ़ायदा नहीं हो रहा। आई थिंक आखिरी मैसेज मैं ले लेता हूँ। इसमें लिखते हैं कि सर मुझे गले में लेफ़्ट साइड पे स्वेलिंग बहुत हो रही है और दर्द भी रहता है, और डॉक्टर कहते हैं कि ये टैबलेट की होती है, बट सर उसकी दवाई मुझे इन्फेक्शन करती है। इस दवाई मुझे बताएं कि क्या करूं प्लीज़। अच्छा, ये मुश्किल सी सूरत हाल है। अगर आपको फ़र्ज़ करें गले में लेफ़्ट साइड पे स्वेलिंग बहुत है और उसमें दर्द भी होती है, तो मैं नहीं जानता वो स्वेलिंग इधर है, इधर या गले के अंदर महसूस होती है। अगर खाने पीने से आपको दर्द ज़्यादा हो रही है, तो वो अंदरूनी है, और ज़्यादा चांस है कि वो किसी इन्फेक्शन का नतीजा है। अगर वो बैरूनी है और उसके बाहर साइड पे दर्द होती है, दबाने से भी दर्द होती है, तो हो सकता है कि वो कोई इन्फेक्शन या एब्सेस हो। आप ये देखने से ताल्लुक़ रखती है। आप मेरे तक ना भी चाहें आएँ, आप करीबी फिजिशियन किसी के पास चले जाएँ, ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाइए, और एक दवाई नहीं, इसमें सैकड़ों दवाइयाँ हैं जो इसमें दी जा सकती हैं, तो इसमें परेशान ना हो। अगर आपकी एक दवाई जो उनसे उससे एलर्जी है, तो यकीनन कोई दूसरी दवाई काम आ जाएगी। मेरा ख्याल है आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं, काफ़ी मिनट हो गए। एक चीज़ मुझे ज़रूर आप कमेंट में सजेस्ट कर दीजिएगा कि क्या आप चाहते हैं कि जब कमेंट पढ़ा जाए तो जिन्होंने कमेंट किया उनका नाम भी लिया जाए, या प्राइवेसी को सामने रखते हुए उसको नाम ना लें, क्योंकि ऑलरेडी वो है तो प्राइवेट नहीं टेक्निकली, क्योंकि उन्होंने मैसेज एक पब्लिक फोरम पे किया हुआ है यूट्यूब पे, बाकी लोग भी देख सकते हैं। लेकिन इवन देन मैंने कोशिश की है कि मैं ज़्यादातर लोगों का नाम ना लूँ, और मेरा तो यही ख्याल है कि शायद मैं इस तरह ही चलूँ। लेकिन अगर लोग चाहेंगे कि उनका नाम लेके दिया जाए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। आप लोग ये कंटेंट देखते हैं, और मुझे इस चीज़ की खुशी होती है कि शायद जो मैं कंटेंट बनाता हूँ वो किसी के काम आता है। तो अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। बहुत शुक्रिया।